नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्क या बल आघूर्ण के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र और द्रव्यमान केंद्र से कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में अच्छे से बात कर ली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बल आघूर्ण या टॉर्क के बारे में। दोस्तों, हम जो ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो है रिजिड बॉडी या दृढ़ वस्तु के लिए। पहले आप एक बात याद रख लें, दृढ़ वस्तु या रिजिड बॉडी कहते किसे हैं? जिसके दो बिंदुओं के मध्य परिवर्तन नहीं हो। जैसे आपके पास ये मार्कर है, इसके यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये दोनों पॉइंटों के बीच में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वो हमेशा इतनी दूरी पर रहेंगे। ऐसी वस्तु को रिजिड बॉडी या दृढ़ वस्तु कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बल आघूर्ण, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स या बल आघूर्ण पढ़ने से पहले हम एक बात समझना चाहते हैं, वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम कहेंगे घूर्णन अक्ष। ध्यान से देखिए, क्या डेफिनेशन है कि वस्तु का प्रत्येक कण वृत्ताकार पथ में गति करता है। मान लीजिए इस वस्तु को आप, यहां पर कोई अक्ष है घूर्णन अक्ष, उसके सापेक्ष ऐसे घुमाना चाह रहे हैं, ये ऐसे। अब इस वस्तु का प्रत्येक कण इधर मूव करेगा ऐसे वृत्ताकार पथ में, और कणों के वृत्ताकार पथ के सभी केंद्र बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक लाइन खींचेंगे तो क्या प्राप्त होगा? घूर्णन अक्ष। जैसे देखिए, ये कोई रिजिड बॉडी है, इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं, इसके इस कण को घुमाएंगे तो ये कोई वृत्ताकार पथ, इसका ये वृत्ताकार पथ, इस कण का ये वृत्ताकार, और सभी के केंद्र बिंदु को आपस में मिलाएंगे तो जो अक्ष बनेगा वो बनेगा घूर्णन अक्ष। इस अक्ष के सापेक्ष ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन बिल्कुल इजी है। अगर कोई भी वस्तु है उसके दो बिंदुओं के मध्य परिवर्तन नहीं हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे बनेगा ये मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। अब टॉर्क के बारे में एक चीज आप समझ लें, जैसे सरल रेखीय गति में जो काम बल करता है, कोणीय गति में वही काम टॉर्क करता है। जैसे वहाँ पर वेग होता था, यहाँ पर कोणीय वेग होता है, वहाँ पर संवेग होता था, यहाँ पर कोणीय संवेग होता है, वहाँ पर फोर्स होता था और यहाँ पर टॉर्क होगा। ये बात आप समझ लें। कहने का मतलब, ये जो टॉर्क है ये वस्तु को घुमाने के लिए, रोटेट कराने के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अमाउंट ऑफ टर्निंग, जो घूमने की मात्रा है कि कैसे वस्तु ज़्यादा तेज गति से घूमेगी, कैसे कम गति से घूमेगी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ टर्निंग, घूर्णन की मात्रा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने एक वस्तु बनाई है ये, और ये इसका घूर्णन अक्ष है। एक बात आप समझ लें, घूर्णन अक्ष जो है, ये मैं मार्कर बता रहा हूं, ये है घूर्णन अक्ष। यहां से बाहर आता हुआ और यहां से अंदर जाता हुआ, ये घूर्णन अक्ष है। या यूं कह सकते हैं, ये देखिए ये घूर्णन अक्ष है, इसको अपन एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। ये वस्तु यहां तक लंबी है, इस बिंदु पर एक बल लग रहा है F। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस बिंदु तक जहां पर बल लग रहा है, ये बीच की दूरी R कहलाती है। मोमेंट आर्म, इस आर्क को कहते हैं
मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है ये आप अच्छे से देखें। घूर्णन अक्ष और जिस बिंदु तक या जिस बिंदु पर फोर्स लग रहा है उसके बीच का डिस्टेंस, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अब अमाउंट ऑफ टर्निंग किन बातों पर निर्भर करेगी, इसको आप ऐसे भी समझ ले सकते हैं कि ये वस्तु है, ये इसका घूर्णन अक्ष है जो बाहर की तरफ ऐसे अंदर की तरफ ये, और यहां पर एक बल लग रहा है, यहां से यहां तक की दूरी मोमेंट आर्म है। अमाउंट ऑफ टर्निंग कैसे कैसे निर्भर करेगा, पहला है बल का मान। अगर आप यहां पर जितना ज्यादा बल लगाएंगे अमाउंट ऑफ टर्निंग या घूर्णन की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बल ज्यादा होगा तो घूर्णन की मात्रा या टॉर्क भी ज्यादा होगा। दूसरा, बल कहां पर लगाया जाए, यह बात आप अच्छे से समझ लें। मान लें ये वस्तु घूर्णन अक्ष पर ऐसे है, यहां पर लगाएंगे तो आसानी से वस्तु घूमेगी, थोड़ा पास से लगाएंगे तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अब मुख्य अक्ष से यहां पर जो डिस्टेंस है वो मोमेंट आर्म, अगर मुख्य अक्ष की तरफ या एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ आएंगे तो आर का मान कम हो जाएगा, और आर का मान अगर कम हो जाएगा तो बल का मान भी या टॉर्क का मान भी कम हो जाएगा। मुख्य अक्ष या एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर जाओगे उतना ही बल कम लगाना पड़ेगा, और या उतना ही क्या होगा, टॉर्क ज्यादा होगा। तो आर ज्यादा तो टॉर्क ज्यादा। बल कहां पर लगाएं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर लगाओगे आर ज्यादा होगा उतना ही टॉर्क ज्यादा होगा। तीसरी बात, बल किस कोण पर लगाएं, यह भी ध्यान है। तो याद रखें, अभी तो बल का जो घटक साइन थीटा है, ऊर्ध्वाधर घटक, वही टॉर्क उत्पन्न करता है। बल का, फोर्स का दो, जब आपने वेक्टर पढ़ा आप अच्छे से पढ़े, दो आपके पास क्या है, कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल जो है उसको साइन थीटा कहते हैं, और टॉर्क जो है वो वास्तव में किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, एफ साइन थीटा की वजह से। तो एफ साइन थीटा जितना ज्यादा उतना ही टॉर्क ज्यादा, या लंबवत बल जितना ज्यादा उतना ही टॉर्क ज्यादा। अमाउंट ऑफ टर्निंग किन किन बातों पर निर्भर करती है ये अच्छे से समझ लें आप। अब इस बात को बहुत जनरल एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि ये देखिए, ये किवाड़ है, ये किवाड़ का एक्सिस, यहां पर रोटेशन का एक्सिस, ये इस किवाड़ को खोलने के लिए जो हैंडल बनाएंगे वो इधर इस वाले कोने पर बनाएं। क्यों, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां आपको फोर्स लगाना वो जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही ये टॉर्क क्या होगा, ज्यादा होगा, और फोर्स कम लगाना पड़ेगा। किवाड़ खोलने में आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी। अगर यही हैंडल यहां होता तो फिर शायद किवाड़ खोलने में ज्यादा ताकत लगाइए। टॉर्क, बल ज्यादा टॉर्क ज्यादा, मोमेंट आर्म ज्यादा, मेन एक्सिस या मोमेंट आर्म या एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी डिस्टेंस ज्यादा उतना ही टॉर्क ज्यादा। एफ साइन थीटा जितना ज्यादा उतना ही टॉर्क ज्यादा। दोस्तों, आपके एग्जाम में बल आघूर्ण बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला जो टॉपिक आपके एग्जाम का है रिजिड बॉडी से रिलेटेड, उसमें टॉर्क, बल आघूर्ण साफ साफ दिया हुआ है, इसलिए आप बल आघूर्ण को तरीके से समझें। ये तीन बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोमेंट आर्म क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच का डिस्टेंस। किवाड़ का जो हैंडल है वो दूर क्यों, ताकि मोमेंट आर्म ज्यादा हो, मोमेंट आर्म ज्यादा होगा तो टॉर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। इन तीनों बातों से एक बात समझ में आई कि टॉर्क जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एफ साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा, और एफ साइन थीटा को परपेंडिकुलर फोर्स भी कह सकते हैं, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये तीनों बातें आपको अच्छे से समझनी है। अब देखिए ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ये एक वस्तु है जिस पर बल यहां लगाया गया है, ये बल लग रहा है। अब आप देखिए ये जो बल है इसकी डायरेक्शन या थीटा निकालना है, तो आप एक बात याद रखें कि ये क्या है, मुख्य एक्स या एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से जिस जगह पर बल लग रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, मोमेंट आर्म या आर। डिस्टेंस तो यहां तक ही है, लेकिन आप इसको आगे तक बढ़ाओ इधर, और एफ और आर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, थीटा। वैसे फिलहाल अपन इस बल का ये एफ कोस थीटा और ये एफ साइन थीटा, ऐसे दो घटक निकाल लेंगे। एफ कोस थीटा की वजह से कोई भी घूर्णन या रोटेशन नहीं होता, रोटेशन इसी फोर्स से होगा जिसको हम एफ साइन थीटा कह रहे हैं। इसलिए हम लिखते हैं टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा। आप खुद देख लीजिए, अगर आपके पास ये एक वस्तु है, अगर आप इसको रोटेट कराना चाहते हैं तो बल इधर लगाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। इस डायरेक्शन में जो बल होगा वही रोटेट करवाएगा, और इस डायरेक्शन में कौन है, एफ साइन थीटा। टॉर्क से अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो याद रखें ये दो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा काम के हैं। पढ़िए, घूर्णन अक्ष एक्सिस ऑफ रोटेशन के समानांतर लगने वाला बल टॉर्क उत्पन्न नहीं करता। कहने का मतलब ये मान लीजिए आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मैं इसी के पैरेलल कोई बल लगा रहा हूं, तो इसकी वजह से टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। दूसरी बात, ये मोमेंट आर्म, इसकी डायरेक्शन देखना है तो यहां से इसको ऐसे एज इट इज आगे बढ़ा दो, ये आर की दिशा है, और इस आर की दिशा के, मोमेंट आर्म की दिशा के अनुदिश अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो भी टॉर्क उत्पन्न नहीं करेगा। ये देख लीजिए, ये आर की दिशा है और इसी डायरेक्शन में इसी के अनुदिश एफ कोस थीटा लग रहा है, तो वो भी टॉर्क उत्पन्न नहीं करेगा। तो आप लिख सकते हैं कि बल का जो क्षैतिज घटक था, जो समानांतर था आर के, कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिंपल बातें दोस्तों, अगर आप फिजिकल अप्रोच या फिजिक्स की अप्रोच से सोचेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आपको क्या याद रखना है कि अगर आप इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके पैरेलल फोर्स लगाओगे तो ये रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि आपको रोटेट तो ऐसे करवाना है। दूसरा, मान लो यहां फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ, या यूं तिरछा फोर्स लगा रहे हो, तो यहां से यहां तक आर, और इस आर को बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होगा वो आर का डायरेक्शन, जैसे ये आर, इधर ये आर का डायरेक्शन। इस आर के डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स है तो वो भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये दो बातें याद रखें, अगर इस कंडीशन में फोर्स लग रहा है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। देख लीजिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक छड़ है, फोर्स इधर लग रहा है, तो आपको मैंने बताया यहां से यहां तक का मोमेंट आर्म, इसको आगे बढ़ा दो, ये आर की डायरेक्शन, और आर से एफ की तरफ जाइए तो ये क्या आ जाएगा, थीटा, और ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज को थीटा पॉजिटिव मानते हैं, यह आपको पता है। ये
आर का डायरेक्शन, ये एफ का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। फोर्स के बारे में आपको बता रहा था, ये एफ कोस थीटा, इसको पैरेलल फोर्स भी कह सकते हैं, और ये पैरेलल है किसके, आर के, और जो भी पैरेलल होगा आर के वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात को आप ध्यान में रखें। जब मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाए थे तब टॉर्क का एग्जाम्पल बताया था। टॉर्क आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट है, और दोनों का क्रॉस हटाना है तो साइन थीटा आ जाता है। टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा, और दिशा के लिए यूनिट वेक्टर या एन केप। और दोस्तों एन केप की दिशा किधर होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में। ये बात आप अच्छे से समझ लें, कहीं पर भी यूनिट वेक्टर आया है तो वो डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पर ये किसकी डायरेक्शन बताएगा, टॉर्क की। और अगर आपको याद हो तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आप आर की दिशा में से हथेली को रखिए, जिधर एफ जा रहा है उधर लेके जाइए, आपका अंगूठा जो बताएगा वो टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर, और ये वस्तु किधर घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। आर से एफ की तरफ जाइए, आर से एफ की तरफ, जो आपका अंगूठा होगा वो बताएगा टॉर्क का डायरेक्शन। और एन केप क्या हो गया, बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया। और ये आउटवर्ड डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूं, घूर्णन गति या रोटेशन मोशन में तीन बातें, टॉर्क, ओमेगा और अल्फा, इन तीनों की डायरेक्शन अलोंग द रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होगी। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बस ये है कि वो बाहर की तरफ हो सकती है या अंदर की तरफ हो सकती है। अगर कोई वस्तु यहां से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसका मतलब यह है कि एन केप टॉर्क की डायरेक्शन आउटवर्ड है। अगर वही क्लॉकवाइज घूम रही होती तो ये आर और ये फोर्स इधर इनवर्ड या अंदर की तरफ डायरेक्शन हो जाती। टॉर्क, ओमेगा और अल्फा ये क्या है, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सक्लेरेशन, और ये क्या है, टॉर्क, बलागुण, मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स। इन तीनों की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। ये आप अच्छे से रख लें। कई बार आप ऐसे कि ये वस्तु है ऐसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो गया, ओमेगा हो गया या अल्फा हो गया या टॉर्क हो गया। नहीं, टॉर्क का डायरेक्शन यहां से आउटवर्ड, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होगा। किधर, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष के समानांतर ही क्या होगा, टॉर्क की डायरेक्शन। तो दोस्तों हमने बात की है बलागुण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। एक एक बात को आप तरीके से समझें, चीज़ों को बड़ी क्लियरिटी से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बोर्ड पर लिखी बातें एक फिक्स पैटर्न में आपको बताई जा रही है, पूरा ध्यान लगाकर आप चीज़ों को पढ़ें, आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के वेब ऐप पर यह हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए आए। एक एक बार बोर्ड पर स्लाइड लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से उतारा और सीधा आपको बता दिया। एक एक कॉन्सेप्ट
पुराने क्वेश्चन और भी इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, उन अप्रोच को मिलाकर आपके लिए एक शानदार कंटेंट बनाया जा रहा है। बस आपकी जिम्मेदारी है कि चीज़ों को समझें, याद करें, बार बार रिवाइज करें। टॉर्क से जुड़ी हुई बातें, दृढ़ रिजिड बॉडी क्या है जिसके दो बिंदुओं के मध्य परिवर्तन नहीं हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अलोंग पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट करता हो, अमाउंट ऑफ टर्निंग घूर्णन की मात्रा, एफ ज़्यादा टॉर्क ज़्यादा, आर ज़्यादा टॉर्क ज़्यादा, एफ साइन थीटा ज़्यादा और टॉर्क ज़्यादा। टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा। याद रखें, बल का वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर घटक ही टॉर्क उत्पन्न करता है। किसी भी फोर्स के दो कंपोनेंट निकालना हम जानते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल कोई फोर्स है तो भी टॉर्क नहीं होगा, और आर की दिशा में भी कोई फोर्स है तब भी कोई टॉर्क नहीं होगा। ये आर की डायरेक्शन आपको निकालनी है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट तक फोर्स लग रहा है वो तो आर, और उसकी डायरेक्शन उसको थोड़ा उसी डायरेक्शन में बाहर की तरफ आगे बढ़ा दें। ऐसा नहीं है कि आप इधर की तरफ बढ़ा दें। और फिर ये दोनों के एफ और आर के बीच का कोण। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क ओमेगा और एंगुलर एक्सलेरेशन अल्फा की जो डायरेक्शन है वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो टॉर्क आया आर एफ साइन थीटा, और एन के यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल या दाएं हाथ के हथेली नियम से, जिसमें आर से एफ की तरफ लेके जाइए, आपका अंगूठा किसको बताएगा? टॉर्क की डायरेक्शन। टॉर्क या बल आघूर्ण से जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे आते हैं इस बारे में बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और जनरल जो क्वेश्चन है वो देखिए, आपके पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है 4 मीटर की डिस्टेंस पर इस पर यहाँ इस डायरेक्शन में बल लगाया गया है 200 न्यूटन। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट पर बल लग रहा है वहां तक का डिस्टेंस मोमेंट आर्म है, आर है। इस आर की डायरेक्शन के लिए इस पॉइंट से इसको आगे वाली दिशा में लेके जाइए, ये आर का डायरेक्शन। आपसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब एक चीज याद रखें कि इस 200 न्यूटन फोर्स के दो घटक करते हैं। इस डायरेक्शन में जो घटक है वो क्या होगा? इस फोर्स का कोस थीटा, और एफ कितना है? 200 और कोस 37 डिग्री। और इस डायरेक्शन में इस फोर्स का एफ साइन थीटा। मैंने आपको बताया था कि यहां से अगर आर की डायरेक्शन में ही कोई बल है वो टॉर्क उत्पन्न नहीं करता। ये वैसे भी इसका क्षैतिज घटक है, या यूं कह सकते हैं एफ कोस थीटा क्या है? पैरेलल है आर के, इसलिए ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। टॉर्क का फॉर्मूला भी अगर आप देखेंगे तो क्या है? आर और एफ कौन सा फोर्स है? परपेंडिकुलर फोर्स। और ये रहा परपेंडिकुलर फोर्स। आर की वैल्यू कितनी है? 4, और एफ परपेंडिकुलर क्या है? एफ साइन थीटा, और एफ का मान कितना है? 200। साइन कितना है? 37, और साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 3/5। और ये कट जाएगा, ये से कितने बार? 4, 40, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 480 न्यूटन मीटर। यह है टॉर्क का मान। डायरेक्शन देखिए, ये आर है, ये फोर्स है।
वैसे भी ये फोर्स लग रहा है ये, तो ये इसको इधर ही घुमाएगा, समझ रहे? फोर्स इधर लग रहा था, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो गया, उसकी वजह से कोई टॉर्क उत्पन्न नहीं हो रहा, इसकी वजह से हो रहा है, तो ये छड़ ऐसे ही घूमेगी। ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को मतलब अपन क्या कह सकते हैं? इनवर्ड भी कह सकते हैं। ये देखिए, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज को अपन क्या कह सकते हैं? आउटवर्ड कह सकते हैं, बाहर की तरफ। ये देखिए, ये आर से एफ की ओर और ये बाहर की तरफ। ये देखिए, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क पूछा है डायरेक्ट। ये फोर्स है और ये क्या है? आर है। तो ऐसा ही तो है, आर से एफ की तरफ जाएंगे, ये बाहर की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या क्या कह सकते हैं? आउटवर्ड। मैं आपको बता चुका हूं, जो टॉर्क है उसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो बात है वो ये है कि आउटवर्ड, बाहर की तरफ, तल के बाहर की तरफ क्या होगा? टॉर्क होगा। एक कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, ये देखो, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पर फोर्स लग रहा है, 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F3, F2। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखिए, F1 यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है और इसी डायरेक्शन में F1 लग रहा है, तो ये तो कोई टॉर्क उत्पन्न नहीं करेगा, तो इसकी वजह से तो कोई रोटेशन नहीं होगा। F2 इसके परपेंडिकुलर है, इधर लेके जाएगा, और ये कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज को अभी अपन पढ़ रहे हैं आउटवर्ड या बाहर की तरफ। ये R है, ये F है, बाहर की तरफ। किसकी दिशा? टॉर्क की। F3 देखिए, F3 यहां से परपेंडिकुलर नहीं है, इसके 2 घटक बनाने पड़ेंगे, ये क्षैतिज घटक और ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक। और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा? F3 साइन थीटा, क्योंकि कोस थीटा पैरेलल हो जाएगा, उसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा और इस डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट को ये इधर ले जाएगा। ये कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को क्या पढ़ेंगे? इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ। देख लीजिए, ये R, F इधर, तो ये अंदर की तरफ। इस तरीके से आप डायरेक्शन और मेजरमेंट और कौन टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, कौन नहीं करेगा, मैं आपको लिखवा चुका हूं। अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में या कोई फोर्स आर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो कोई भी टॉर्क उत्पन्न नहीं करेगा। एक क्वेश्चन और देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी यहां से यहां तक रेडियस क्या है? R है, 4 मीटर है रेडियस। इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि टॉर्क कैलकुलेट करें। टॉर्क क्या है? R F परपेंडिकुलर, R कितना है? 4 मीटर। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पर फोर्स लग रहा है, ये R का डायरेक्शन, इसको आगे बढ़ाओ, ये R का डायरेक्शन, R से F की तरफ चलिए, R से F की तरफ, क्या हो गया? अंदर। या यूं कह सकते हैं, अगर फोर्स इधर लगाएंगे तो ये इधर ही घूमेगी, तो ये कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज। ये कितना हो गया? 80 न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या है? टॉर्क की यूनिट। और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? क्लॉकवाइज, या क्या कह सकते हैं? इनवर्ड। और वैसे भी राइट एंड थंब रूल से एक बात और दोस्तों, R की डायरेक्शन इधर नहीं है, ये पॉइंट है, इससे आगे बढ़ाइए, ये R से F की तरफ चलो, और इनवर्ड डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। एक और पैटर्न है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको भी देखिए। ये कोई पेंडुलम है और यहां पर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान है और इसकी लेंथ धागे की 1 मीटर है।
यहां से ये 30 डिग्री के कोण पर स्थित है, 1 किलो वजन है, ये धागा है, इस पर टेंशन T है और ये एंगल 30 डिग्री है। क्या पूछा है? फाइंड द टॉर्क, बलागुण ज्ञात करो, फॉर ऑल द फोर्स अबाउट ए। ए क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये। तो इसके रेस्पेक्ट में जो भी फोर्स लग रहे हैं उनकी वजह से टॉर्क निकालें। तो पहले आप देखिए, द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल इधर लगेगा mg, ये बल हो गया, बाहर एक बल है आप जानते हैं, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस r है। r की डायरेक्शन आप चाहेंगे तो ये r का डायरेक्शन हो गया। याद करें, r की ही डायरेक्शन में या r के अनुदिशी कौन लग रहा है? T, और कोई भी फोर्स अगर r की डायरेक्शन में ही हो तो उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए T का तो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अब कौन बचा? भार। भार की वजह से टॉर्क क्या होगा? देखिए, ये R है और ये mg। एक फॉर्मूला तो आपके पास ये है कि टॉर्क R 1 मीटर, F mg, m कितना है? 1 किलो, और g कितना है? 10, तो mg। और इन दोनों के बीच, R और F के बीच का कोण कितना है? 30 डिग्री। तो sin 30 की वैल्यू आधा, आंसर कितना आ गया? 5 न्यूटन मीटर। और कौन सी डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे? ये R है और ये F है, इनवर्ड, और यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी को हम एक और पैटर्न से देख सकते हैं कि आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट था, T की वजह से कोई टॉर्क उत्पन्न हो नहीं रहा, ये फोर्स क्या है? mg। ये इसका क्षैतिज घटक है जिसको क्या बोलेंगे? mg कोस थीटा, और ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक है जिसको क्या बोलेंगे? mg साइन थीटा। आप जानते हैं कि ये r के डायरेक्शन में है tb और mg कोस थीटा भी, इसलिए ये तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। mg साइन थीटा करेगा। m कितना? 1, g कितना है? 10, साइन 30 की वैल्यू कितनी है? आधा, और कितना आ गया? 5। 5 किसकी वैल्यू है? परपेंडिकुलर फोर्स की। आपको टॉर्क निकालना है तो R F परपेंडिकुलर, R की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 5, और कितना हो गया? 5 न्यूटन इंटू मीटर। डायरेक्शन, ये R की डायरेक्शन, ये फोर्स की, तो क्या हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या इनवर्ड डायरेक्शन में। दोस्तों, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, सरल रेखीय गति में जो काम बल करता है, रोटेशन मोशन में वही काम टॉर्क करता है। बलागुण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं एक एक पैटर्न मैंने आपको समझाया है, इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझें, बार बार रिवाइज करें, वीडियो को देखें, अपने नोट्स बनाएं और उनको अच्छे से पढ़ते जाएं। कोई भी पैटर्न यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि छूट गया हो, एक एक चीज, और अगर कोई पैटर्न नहीं भी बताया तो उसको एक क्वेश्चन के साथ मर्ज कर दिया गया है। एक एक पैटर्न को आप समझो, बार बार रिवाइज करो और बिल्कुल प्रैक्टिस करो, आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। टॉर्क से ही जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको बोला जाए कि नेट टॉर्क या नेट बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए, एक कंडीशन देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक वलय मान लीजिए या एक कोई चकती मान लीजिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसकी डिस्टेंस 4 मीटर है, इधर भी इसकी रेडियस 4 मीटर। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। आप जानते हैं
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है और r का डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये r, इधर भी r का डायरेक्शन लेने के लिए आगे बढ़ाएंगे। बाकी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की है जिसको मोमेंट ऑफ आर्म कहते हैं। तो r की वैल्यू तो 4 हो गई। 40 न्यूटन वाले फोर्स के लिए टॉर्क क्या होगा, तो r 40, और ये इसके परपेंडिकुलर ही लग रहा है, देखो r और इसके 90 डिग्री पर ही। तो 40 को 4 से गुणा किया, 160 न्यूटन इंटू मीटर। डायरेक्शन देखिए, R से F की तरफ लेके जाइए अंदर की तरफ, और रोटेशन किधर है, क्लॉकवाइज, इसलिए क्लॉकवाइज या इनवर्ड डायरेक्शन। 20 न्यूटन फोर्स की वजह से जो टॉर्क है, देखिए R का डायरेक्शन इधर वही परपेंडिकुलर है, तो R 4 मीटर, ये 20, 80 न्यूटन इंटू मीटर। R ये है और बल इधर है, तो ये R बल की तरफ ऐसे जाएगा, और आउटवर्ड डायरेक्शन में या रोटेशन कौन सा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। वैसे भी आप इसको देख लीजिए, इधर बल लगेगा, इधर खींचेगा तो इधर ही जाएगी, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और इधर खींचेंगे तो इधर आएगी, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। अब नेट जो टॉर्क है वो क्या हो गया, जो क्लॉकवाइज कितना था 160, उसमें से एंटी क्लॉकवाइज घटा दिया, और 80 न्यूटन इंटू मीटर नेट टॉर्क आ गया। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज वाला ज़्यादा है, और क्लॉकवाइज को क्या कह सकते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट टॉर्क होगा या नेट टॉर्क होगा। इस क्वेश्चन से एक अप्रोच दिमाग में आती है कि इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो टॉर्क है वो बराबर नहीं है। क्लॉकवाइज का मान ज़्यादा है और एंटी क्लॉकवाइज का मान कम है, इसलिए रिजल्टेंट क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और कितना, 80 न्यूटन इंटू मीटर। अब आपसे एक टर्म बार बार क्वेश्चन किया जाता है, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। टॉर्क के लिए साम्य अवस्था क्या है, नेट जो टॉर्क है वो 0 हो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल टॉर्क, सभी बल आघूर्ण का बीज गणितीय योग क्या हो, 0 हो। इस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था कहा जाएगा, या यूं कह सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या हो, बराबर हो। इस अवस्था को इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था। यहां पर क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, नहीं, क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा है एंटी क्लॉकवाइज से, इसलिए रिजल्टेंट या नेट टॉर्क जो है क्या आ गया, क्लॉकवाइज। अब सर इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन है, अब क्या होगा कि क्वेश्चन आपको पहले ही बोलेगा कि इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था, पहले ही बोलेगा, तो आपको क्या समझना है कि नेट जो टॉर्क है उसका मान 0 आ रहा है। या यूं भी समझ सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों का मान बराबर है, क्योंकि आप जानते हैं एक को आप पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। देखिए अगर मान लीजिए आप इसको पॉजिटिव ले रहे तो ये नेगेटिव, दोनों बराबर होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट कर देंगे, और नेट टॉर्क क्या होगा, 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट पर जो टॉर्क लग रहे हैं नेट टॉर्क 0 है, इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था में। और दोस्तों इस इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। साम्य अवस्था बहुत कॉमन टर्म है, लेकिन टॉर्क या बल आघूर्ण वाले कॉन्सेप्ट से आप याद रखें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो, या यूं कह सकते हैं कहीं भी हो, टोटल सम टॉर्क का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, 0। अगर 0 है तो अवस्था साम्य अवस्था। अब वो पहले से आपको क्वेश्चन में बोले कि साम्य अवस्था की कंडीशन है, तो आप समझ जाओ रिजल्टेंट या नेट या टोटल जो सम है टॉर्क का वो 0, या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का मान क्या होगा, बराबर होगा।
इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेंगे तो इससे जुड़े जो क्वेश्चन है वो भी हम बात करेंगे, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको ये बात दिमाग में रखनी है, क्वेश्चन में पढ़ना है, कहीं इक्विलिब्रियम वाली बात दे रखी है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा, बराबर होगा। टॉर्क से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट देखिए, आपके पास एक डिस्क है, ये आपके पास एक चकती है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। आपके पास एक चकती है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ऐसे, और ये ऐसे घूम रही है। आप इस पे देखिए फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डिस्क, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट तक फोर्स लग रहा है उसको कह रहे हैं मोमेंट आर्म आर, और इसकी डायरेक्शन इधर, और ये एंगल हो गया थीटा। और आर से एफ की डायरेक्शन में जाएंगे तो ये देखिए टॉर्क इधर बाहर की तरफ आ गया, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक कंडीशन ऐसी भी है जहां पर टॉर्क जीरो नहीं है। देखो टॉर्क जीरो, इसका मतलब रोटेशन नहीं है, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है तब भी ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा। ये सिचुएशन ये है, यहां पर टॉर्क है लेकिन टॉर्क का वही कंपोनेंट टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और टॉर्क किस डायरेक्शन में है, इधर परपेंडिकुलर। और आपको पता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये बात याद रख लें, टॉर्क 0 तो टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन टॉर्क 0 नहीं है तो टर्निंग इफेक्ट हो भी सकता है और इस सिचुएशन में नहीं भी हो सकता। याद रखना बस। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक साम्य दो तरीके से होते हैं। स्थानांतरण या ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है, और रोटेशनल या घूर्णन साम्य अवस्था में नेट टॉर्क 0 होता है। ये देख लीजिए, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 और रोटेशनल या घूर्णन साम्य अवस्था में नेट टॉर्क 0। यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकलता है। आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, m है, ये 0 है नेट, तो 100% AB 0 होगा। कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सक्लेरेशन या त्वरण 0 होगा। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो फिर क्या होगा, फोर्स 0 होगा। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए, रोटेशनल के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण 0 होगा और कोणीय वेग कांस्टेंट होगा। आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट टॉर्क 0। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम रोटेशन मोशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। नेट टॉर्क 0, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सेंटर ऑफ मास या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही टॉर्क कैलकुलेट करें। किसी भी पॉइंट के अबाउट या किसी भी पॉइंट को लें आप टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए। इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट से
क्वेश्चन कैसे आते हैं इस बारे में भी बात करते हैं। आप जानते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क का मान 0 या क्लॉकवाइज जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगा। आप ये भी जानते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वस्तु ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम जब नेट फोर्स 0 हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम जिसमें नेट टॉर्क 0 हो। ये हम बात कर चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर इस छड़ पर एक फोर्स F1 लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक फोर्स F2 लग रहा है। टोटल छड़ की लंबाई 1 मीटर है। इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क पता करना है। छड़ भारहीन है और क्षैतिज साम्यावस्था में है तो F1 अपॉन F2 कैलकुलेट कीजिए। आप जानते हैं ये कह रहा है साम्य अवस्था में है तो क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। F1 और कितना है यहाँ से डिस्टेंस 40 R F2 और यहाँ से जो भी एक्सिस है जिसके भी अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं वो कितनी दूरी पर है 60 और F1 अपॉन F2 ये F2 इधर आ जाएगा 40 नीचे और कितना 3/2 या F1 रेशियो F2 3:2। इसमें आपको दोनों ही इक्विलिब्रियम मिलेंगे, ट्रांसलेशन और रोटेशनल। यहाँ कोई ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के अलोंग ये छड़ घूम रही है या मूव कर सकती है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है। 1 मीटर लंबाई की छड़ है और 4 किलो इसका वजन है। तो इधर की तरफ अगर इस पर फोर्स लगेगा तो mg, m कितना है 4, g कितना होता है 10, तो 40 न्यूटन इस पर यहाँ फोर्स लग रहा है। ये पूछ रहा है धागे में तनाव ज्ञात करो, ये T। अगर आप नेट टॉर्क निकालना चाहते हैं तो ये फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा नीचे की तरफ क्लॉकवाइज और इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, और इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होते हैं। तो इसके लिए देखो क्लॉकवाइज में फोर्स कितना है 40, R कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये, तो ये पूरी छड़ 1 मीटर की है तो ये इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो गया 0.5 बराबर T फोर्स, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पॉइंट कितनी दूर है 1 मीटर तो 1 और T की वैल्यू 20 न्यूटन। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम से एक चीज और पता लगेगी। मान लो आपसे ये पूछा जाए कि सहारे पर कितना फोर्स लग रहा है या सपोर्ट के लिए कितने फोर्स की ज़रूरत है, तो आप जानते हैं नीचे की तरफ कितना लग रहा है 40 न्यूटन। इस धागे में जो टेंशन है वो कितनी है 20 न्यूटन। तो सपोर्ट के पास भी कितना होना चाहिए आपको पता है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो ये भी कितना होना चाहिए 20 न्यूटन। 20 और 20 40 बराबर 40। 40 ऊपर की तरफ होना चाहिए और 40 ही नीचे की तरफ, कैंसिल आउट होके तभी नेट फोर्स 0 होगा। तो सहारे पर फोर्स कितना हो गया 20 न्यूटन। तो दोस्तों ये था टॉर्क, बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। एक बार फिर बता दूं, सरल रेखीय गति में जो काम बल करता है रोटेशन मोशन में वही काम टॉर्क करता है। टॉर्क से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम क्या है, उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें। जितना हो सके केवल और केवल आप पढ़ाई पर फोकस करें। मिनिमम ऐसा नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ें, जितना टाइम आपको मिल रहा है आप खूब सारी पढ़ाई करें और अपनी तैयारी को लगातार अच्छे से बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।